Hello. I think approximately 2 months I'm shooting another video in my channel Physica. Okay, after 2 months I'm back. I'm Abhishek sir. 2 महीने हो गया और मैंने थोड़ा टाइम इसलिए लिया क्योंकि देखो एक तो ऑफलाइन क्लासेस का प्रेशर था, उसके बाद मेरे कई सारे स्टूडेंट्स से मैंने फीडबैक लिया कि क्या क्या बेटर करना होगा। तो थैंकफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे बहुत सारे फीडबैक्स दिए। तो उन्हीं में से एक फीडबैक मुझे आई थिंक मैंने सोचा बहुत उसके बारे में कि जो वीडियोज़ का लैंग्वेज है वो बंगाली से अगर मैं हिंदी कर दूँ सो ये और ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचेगा। सो दैट विल बी बेटर कि मैं वीडियोस को हिंदी में रिकॉर्ड करूँ। तो इन फ्यूचर फिजिका में जो भी जितने भी वीडियोस तुम लोगों को मिलेगा अभी से हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा, ताकि थोड़ा और बेटर रीच हो सके वीडियोस का और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको समझ पाए या देख पाए। सो बोलना ये कैसा लगा, ठीक है। तो आज देखो जो चैप्टर होगा उसका नाम है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। अभी देखो सभी स्कूल्स में हाफ ईयरलीज है, मेरे भी स्टूडेंट जो है ऑफलाइन सेंटर से पढ़ते हैं उनका भी हाफ ईयरली में ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा देखो जो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इसमें आई थिंक 60 to 70% जो सिलेबस है वो आईसीएसई 10 से मिला जुला है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। हाँ 30-40% थोड़ा एक्स्ट्रा है, वही हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बेसिक जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। और सीबीएसई जो स्टूडेंट्स हैं आई थिंक उन्होंने 9 में पढ़ा था तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन आईसीएसई का थोड़ा और ज़्यादा था इसमें उनके क्लास 10 में, ठीक है। तो हम लोग ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पढ़ के आए हो क्लास 10 में तो या 9 में, तो मैं बेसिक से नहीं बोलूँगा। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, ओके। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैं एकदम बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ, नो। एकदम देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि व्हाट इज़ वर्क डन, व्हाट इज़ वर्क डन। वी नो द बेसिक डेफिनेशन कि अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया तो अगर बॉडी डिस्प्लेस हुआ देन वी विल से दैट कि द फोर्स हैड डन सम वर्क, ठीक है। अब एक ना सिनारियो लेते हैं, ये क्लास 10 में भी डिस्कस किया था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है और हमने इसके ऊपर एक फोर्स एफ दिया, ठीक है। एक फोर्स एफ है जो हमने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया। अब ये बॉडी सपोज इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो हम लोग देखो क्लियरली देख पा रहे हैं कि अप्लाइड जो फोर्स है, अप्लाइड जो फोर्स है उसका डायरेक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का हो रहा है वो एक एंगल में है। सपोज ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग जो फॉर्मूला बोलते हैं ना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है जो फोर्स के तरफ होता है। यानी हमने देखो इस तरफ फोर्स दिया है तो बॉडी तो डिस्प्लेस तो इस तरफ नहीं हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, इधर। तो हमें क्या फाइंड करना है कि बॉडी का जो अप्लाइड फोर्स है, बॉडी के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो किस तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली देखो ये डॉटेड लाइन से मैंने डिनोट किया है कि बॉडी का फोर्स इस तरफ जा रहा है, तो उस तरफ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको हमको फाइंड करना है। फिर हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो यानी फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, द डिस्प्लेसमेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर से बोल रहा हूँ, दो तरह के कर सकते हैं, एक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली ये वाला करते हैं कि फोर्स की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखो सबको पता है कि ये अगर एस वेक्टर है और ये इस तरफ एंगल बना रहा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसका कॉस कंपोनेंट होगा, है ना। तो एस कॉस थीटा, देखो थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ बोर्ड में दिख रहा है ना प्रॉपरली, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैं समटाइम्स छोटा लिखता हूँ, तो थोड़ा इससे बड़ा लिखना होगा तो बोल देना, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम लोग, जो फोर्स के तरफ है, तो ये एस कॉस थीटा है फोर्स के तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो हम लोगों ने क्लास 11 वेक्टर्स में क्या पढ़ा था, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट करने से कॉस थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट।
तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना। इसीलिए देखो आई थिंक तुम लोगों ने क्लास में ये सोचा होगा या सर ने तुम लोग का आंसर बोला भी होगा अगर पूछा तो, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही तो वेक्टर्स है ना। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वर्क टू स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और डॉट प्रोडक्ट क्या था, उसका आंसर आएगा स्केलर, क्योंकि उसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो ये देखो कभी कभी फोर्स वेक्टर फॉर्म में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में रहेगा, तो उसका सिंपल डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया देखो एक कांस्टेंट फोर्स है। समटाइम्स हम लोग क्या देखेंगे कि बॉडी का जो फोर्स है वो वेरिएबल है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ तक बेसिक काइंड ऑफ क्लास 10 का नॉलेज से हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 11 का नॉलेज लगेगा, लेकिन यहाँ तक तो क्लास 10 में ही हम लोग सीखे थे। अगर फोर्स वेरिएबल है तो कैसे फॉर्म में लिखेंगे उसको, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, रैंडम एग्जांपल लेते हैं। सपोज फोर्स का एक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स है। तो देखो हम लोग क्लियरली क्या देख रहे हैं कि f एक वेरिएबल के टर्म्स में है, यानी x के टर्म्स में है। तो इन x का वैल्यू अगर चेंज होगा तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो अगर हमें सपोज 1 मीटर डिस्टेंस से x इक्वल टू 3 मीटर डिस्टेंस तक जाना है, तो इसमें कितना वर्क डन होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx, और लिमिट क्या पुट करना है 1 से 3, इसको 1 और 2 दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे x1 से x2, देखो क्लियर है। तो ये होता है फोर्स, अगर वेरिएबल हो तब कैसे वर्क डन निकालेंगे। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से निकल जाएगा, लेकिन अगर वेरिएबल टर्म्स में है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। याद रखना कि अगर वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। आई होप क्लियर है ना, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद ये भी क्लास 10 में था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो उससे हमें क्या पता चलेगा। जैसे देखो एक ग्राफ में रैंडम प्लॉट करता हूँ, इधर हो गया फोर्स, इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल इंडिकेट द वर्क डन, याद रखना, ठीक है। मतलब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन इंडिकेट करेगा। जैसे एरिया मतलब कैसे, देखो सपोज एक रैंडम में ग्राफ ले रहा हूँ, ऐसे जा रहा है सीधा जा रहा है, तो इसके अंदर एरिया कौन सा होगा, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ना है। तो ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का तुमको एरिया निकालना है, ऑब्वियसली वैल्यूज गिवन रहेंगे एक्स और वाई में, तो सिंपल कैलकुलेट करना है, तो उसी का जो आंसर आएगा वो होगा वर्क डन। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 11th के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा देख के रखना, ये ग्राफिकल पोर्शंस के साथ, मतलब यहाँ से देखो बेसिक सम्स ही आएंगे। मतलब अभी तक जो पोर्शन मैंने बोला, आइदर डॉट प्रोडक्ट आ सकता है जब कांस्टेंट फोर्स होगा, जब वेरिएबल फोर्स होगा तब क्या होगा इंटीग्रेशन, और ग्राफिकल क्वेश्चन अगर होगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोई ग्राफ है तो उसको तुमको सिंपली तुमको एरिया निकालना होगा बस, और कुछ नहीं करना होगा, तो उसी से वर्क डन आ जाएगा। तो देखो तीनों में अलग अलग दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एक और पुराना टॉपिक क्या था कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा, और कब नो वर्क होगा। तीनों हमने देखो सिंपल है, इस इक्वेशन से आ जाएगा। इसमें क्या है, देखो थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल अगर होगा तो देखो cos 0 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। मतलब हमने जिस तरफ फोर्स दिया है बॉडी उसी तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री एंगल है तब क्या होगा, तब क्या होगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा देखो सोचो, अजीब बात है ना कि हम लोग जिस तरफ फोर्स दे रहे हैं
उसका डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऑपोजिट होगा, तभी ना 180 डिग्री होगा। सपोज हमने इस तरफ फोर्स दिया है, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है इस तरफ, तो इनके बीच में कितना डिग्री एंगल है? 180। ये पॉसिबल है कि हमने फोर्स एक तरफ दे रहे हैं, सपोज हमने फोर्स ईस्ट में दिया, बॉडी डिस्प्लेस कर रहे हैं वेस्ट में। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल होगा देखो जब दो दो फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। कैसे? सिंपल सा देखो, अगर मैं इस पेन को थ्रो करूँ, इस पेन को अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो जब ये ऊपर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ, इधर इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या? नीचे की तरफ है ना। मतलब बॉडी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। क्लियर? अच्छा, थर्ड वाला एग्जांपल क्या था? थर्ड एग्जांपल था नो वर्क फोर्स। सबको पता है, वो सब पुली वाला एग्जांपल देते हैं, सिंपल है। अब मैं सिर्फ पुली क्यों? हम भी तो पीठ पे बैग लेते हैं ना। सब हमने जो बैग लिया है पीठ में, तो इसका जो वेट है क्या? नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और हम लोग मूव कर रहे हैं सामने की तरफ। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, सेम ही ना, कि हम लोग मूव कर रहे हैं इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, और बैक का जो वेट है वो किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो फिर से कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा? cos 90 0। तो यानी टोटल वर्क डन क्या होगा? 0। इसी को हम लोग बोलते हैं नो वर्क फोर्स। और पुली वाला एग्जांपल दोगे तो ठीक है, लेकिन सिंस इट इज क्लास 11, सो यू कैन गिव अनदर एग्जांपल जो हमने क्लास 11 में सीखा है, वो है सर्कुलर मोशन में, है ना। सर्कुलर मोशन में क्या देखा था हमने कि सेंटर की तरफ जो फोर्स काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट वो टेंजेंशियल होता है इस तरफ, है ना। तो यहाँ पे भी देखो कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। तो एक और एग्जांपल तुम लोग ऐड कर देना फॉर क्लास 11, नो वर्क फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक देखो ऑलमोस्ट सब बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यही तो बेसिक्स है ना, इसी को तो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या था? पावर था। ओके, पावर क्या था? रेट ऑफ वर्क डन। मतलब कोई कितना जल्दी कोई काम कर सकता है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, सपोज एक इंसान है जो 10 जूल काम कर रहा है 2 सेकंड में, ठीक, 5 सेकंड दे लो। एक इंसान है 10 जूल काम कर रहा है 5 सेकंड में, तो उसका पावर क्या होगा? वर्क डन बाई टाइम कितना हो रहा है? 10/5 2। लेकिन कोई इंसान है जो 8 जूल काम कर रहा है, 8 जूल, हाँ, लेकिन कम टाइम उससे, मतलब 5 सेकंड नहीं, सपोज 3 सेकंड में काम कर रहा है या 2 सेकंड में काम कर रहा है, हाँ। तो पहले का पावर क्या होगा? पहला वाला इंसान था 10 जूल काम कर रहा है 5 सेकंड में, तो कितना पावर हो रहा है? 2 वाट, है ना। लेकिन दूसरा इंसान इससे कम काम कर रहा है, सपोज 6 जूल काम कर रहा है, लेकिन 2 सेकंड में कर रहा है, तो इसका कितना होगा? पावर 3 वाट। तो देखो जो दूसरा पर्सन है उसने कम काम किया है, लेकिन उसका पावर ज़्यादा है। तो यानी पावर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग वर्क डन नहीं देखते, हम लोग क्या देखते हैं? कौन कितना जल्दी काम कर रहा है ना। मतलब वहाँ पे टाइम इज़ द मेन फैक्टर, कि हमको भाई जल्दी काम करना है। तो जो जितना जल्दी काम कर सकेगा, देखो ऑब्वियसली सर्टेन एरियाज़ में होगा कि हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए, लेकिन इन जनरल क्या होता है? पावर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन बाय टाइम। तो जो जितना जल्दी काम कर सकता है उसका पावर उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी से देखो फॉर्मूला आ गया, हेडिंग देना पावर हेडिंग दो पावर। तो पावर का फॉर्मूला हो गया P = W/T, वर्क डन बाई टाइम। अब वर्क डन को क्या लिख सकते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट में? F वेक्टर डॉट S वेक्टर बाई T लिख सकते हैं ना, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी। सो इट विल बिकम F वेक्टर डॉट V वेक्टर
तो एक और फॉर्मूला मिल गया। तो यानी फोर्स और वेलोसिटी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो वहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू पावर। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, जूल पर सेकेंड, वर्क डन क्या था जूल और टाइम है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड होगा और जिसको हम लोग बोलते हैं वाट, ठीक है, वाट लग गया। और एक और फॉर्मूला था ना हॉर्स पावर का, वो भी देखना कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आते हैं कि 1 HP इक्वल टू क्या था 746 वाट। ये सब ना क्लास 10 में सीखा है, तो इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना होगा, मत करो इसमें, जल्दी कर लो, जल्दी 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 हो गया। तो 1 HP क्या होगा 746 वाट। इसका ना कन्वर्शन भी देख के रखना क्योंकि 11 में आ भी सकता है, तो वो 10th के बुक में ही था, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, ईजी था एकदम। अच्छा, इसके बाद देखो जो था एनर्जी, ये वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। एनर्जी देखो कई से जगह होते हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अदर फॉर्म के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होते हैं देखो दो तरह के होते हैं, याद है ना। मैकेनिकल एनर्जी कितने तरह के थे, मैकेनिकल एनर्जी, फिर से छोटा लिख रहा हूँ, सॉरी हैबिट हो गया ना, छोटा लिख देते थे। काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या था, सपोज कोई बॉडी मूव कर रहा है, सो वो बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन जो वर्क डन करेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन if doing some work, then that work will be called kinetic energy of the body. Okay, so simple language में क्या बोलेंगे, work done by the body due to its motion is called kinetic energy. और similarly potential energy क्या था कि अगर हम लोग किसी बॉडी का शेप, साइज, कन्फिगरेशन, पोजीशन एक्सेट्रा अगर चेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज ये यहाँ ग्राउंड के ऊपर हमने पेन को रखा है, ठीक है, और हम लोग इस ग्राउंड से इसको h हाइट तक ऊपर ले गए, तो हमने इसका क्या चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, ठीक है, वेरी गुड। तो इसके लिए जो वर्क डन करेंगे हम लोग, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन द पेन। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस्ट सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, इसका जो वेट है वही उसका फोर्स है, तो mg, और कितना डिस्प्लेस किया हमने h, तो इसका वर्क डन कितना होगा mgh। यही तो फॉर्मूला था ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कि mgh। हो गया, क्लियर है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का कैसे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे ये थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ना वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक टॉपिक आएगा, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास 11। ओके, अच्छा, इसके ना रिलेटेड जो सम्स या कुछ नोट्स जो भी मेरा है, मैं मेरे कोचिंग का या फिर यूट्यूब चैनल का एक व्हाट्सएप चैनल है, तो उसमें मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेना, तो वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। हाँ, मैं भूल गया था पिछले वीडियोज़ में अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक देने का, अभी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ये अब हेडिंग दो, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, अभी देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि एक बॉडी अपने मोशन के लिए जो वर्क डन करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वेरी गुड। तो सपोज कोई एक बॉडी है मास m, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और हम लोग उसको रोकने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स है, मतलब उधर से एक बॉडी आ रहा है, हम लोग उसको रोक रहे हैं, तो देखो बॉडी तो सडनली नहीं रुकेगा ना,
तो लेट अस अज्यूम कि बॉडी यहाँ तक आके रुक गया, तो यहाँ पे उसका v हो गया 0, और इस टाइम फ्रेम में उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है s। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ओके, तो हमें देखो निकालना है इसने कितना वर्क डन किया है। अब बोले सर बीच में क्रॉस दे दिया, वेक्टर दिया सिंबल। नो, जब तक वेक्टर सिंबल नहीं दे रहा हूँ तो कुछ भी लिख सकते हो, क्रॉस दो, डॉट दो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, चलो अब देखो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, है ना। अच्छा, अब एस का वैल्यू निकालते हैं। देखो इस वाले मोशन के लिए हम लोग क्या इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, है ना, ये यूज़ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, और इनिशियली मैंने पकड़ा था v, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 2as, तो यहाँ से s कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 2a, है ना। तो पुट करो ma इंटू वी स्क्वायर बाई 2a, तो a कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, हाफ mv स्क्वायर। यही तो था ना फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो हो गया, सिंपल चीज़ है। ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर है, w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, चलो अब यहाँ से देखो हम लोग एक रिलेशन फॉर्म करेंगे। हाँ, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के जाने से पहले मैं एक रिलेशन देता हूँ, वो देख लो। वो था लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। जैसे रेड, हाँ देखो हम लोग एनर्जी क्या लिख सकते हैं, टू ई इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू mv। तो सिंपली ना तुम यहाँ से v को सब्स्टिट्यूट कर दो, v क्या लिखोगे, p बाई m, तो क्या हो गया, e इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, मतलब क्या होगा, p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो एक तो रिलेशन हो गया, m देखो कटेगा, तो एक होगा e इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, इसको भी तुम याद रख सकते हो, या फिर p इक्वल टू रूट ओवर 2me, इसको भी याद रख सकते हो। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे। कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहाँ पे सपोज बोल देंगे कि सपोज हमने मोमेंटम को 100% चेंज किया है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन ई, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि हमने ई को इतना परसेंट चेंज किया, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन इसलिए वाइटल रहेगा हमारे लिए, नॉर्मली यही आता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है अच्छा, इसके बाद कौन सा टॉपिक था, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के सम्स के लिए, और एज अ थ्योरी भी आ सकता है, आ सकते हैं यहाँ से। तो हेडिंग देना, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट पहले समझ लो। स्टेटमेंट क्या बोला है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक बॉडी जो वर्क डन कर रहा है वो किसके साथ इक्वल होगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है उसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। हम लोग फिर से एक नॉर्मल सा केस लेते हैं। सपोज एक मास m है एंड दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी u। क्लियर है, और हमने इस बार इसको धक्का दिया है, सम फोर्स F, है ना, सम फोर्स F इसको पुश किया। तो लेट अस अज्यूम कि आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s, इसका जो वेलोसिटी है ये हो गया है v। ठीक है, फिर से वर्क डन क्या होगा बोलो,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ को क्या लिखेंगे हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, है ना। अब एस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ से फिर से भाई एस को निकालो, क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2A। इसको यहाँ पे पुट करो तो हो गया MA इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2A। ए को काटो, हो गया प्रूफ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, खत्म। तो यही तो है ना। देखो स्टेटमेंट क्या था कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो वर्क डन है किसके साथ इक्वल हो गया, कितना एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ऑब्वियसली काइनेटिक बोल रहा हूँ, तो यही तो है ना, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये थ्योरम कई जगह पे यूज़ होगा, सो इसको एकदम रेडी रखना, ठीक है, डेरिवेशन भी रेडी रखना और इसका सम्स भी देख के रखना, ठीक है। क्लियर है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इसके बाद देखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था, ये हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हम लोग, क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड देखो क्लास 10 में कई सारे प्रूफ थे कि एक बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो उसका हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो उसको एक बार थोड़ा सा क्विकली रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या था देखो, लेट अस अज्यूम कि ये पूरा ग्राउंड से h हाइट है, पूरा h हाइट है, और हम लोग 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक है टॉप मोस्ट पॉइंट A और बीच में कोई एक पॉइंट ले लो B और बॉटम ले लेते हैं C पॉइंट। तो हमें क्या प्रूव करना है, पॉइंट A, B और C में टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ये प्रूफ करना है हमें, है ना। तो कैसे करेंगे देखो, अब देखो सोचो थोड़ा, पॉइंट A पे जो बॉडी रखा हुआ है मास m का, उसका ग्राउंड से कितना हाइट है, h हाइट, तो उसका वहाँ पे टोटल जो एनर्जी होगा दैट विल बी ओनली द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो टोटल EA क्या लिखेंगे हम लोग, EA क्या लिखेंगे, ओनली mgh, ये इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन जब बॉडी पॉइंट B पे आएगा तो इसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसको हम लोग x पकड़ लेते हैं, तो ग्राउंड से कितना हाइट है उसका, h माइनस एक्स। तो पॉइंट B पे जो उसका एनर्जी होगा क्या होगा, काइनेटिक भी होगा, पोटेंशियल भी होगा। अब यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या लेते हैं, सपोज VB है, तो क्या लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ m VB स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या लिखोगे, mgh, h मतलब ग्राउंड से हाइट लेना है, तो क्या लिखोगे, mgh माइनस एक्स। देखो क्लियर है, क्लियर है, ओके। अच्छा अभी हमको ना इस VB को निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो क्या लिख सकते हो, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, तो क्या लिखेंगे, VB स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। तो VB स्क्वायर कितना आ रहा है, 2gx आ रहा है, पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, हाफ m और इसके जगह पे होगा 2gx, इसको ना ब्रेक कर देते हैं, mgh माइनस mgx। तो इधर देखो 2 कटेगा तो बचेगा क्या, EB इक्वल टू mgx प्लस mgh माइनस mgx, कैंसिल करो तो हो गया EB क्या, mgh। तो देखो इक्वेशन 1 में भी mgh था, इक्वेशन 2 में भी क्या है, mgh। तो पॉइंट A और पॉइंट B का टोटल एनर्जी सेम आ गया, वेरी गुड। चलो अब पॉइंट C में अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, अब जो देखो पॉइंट C पे आके वो मतलब स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो टोटल एनर्जी होगा दैट विल बी ओनली द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो ग्राउंड पे आ गया, उसका पोटेंशियल 0 हो गया। तो कितने वेलोसिटी से ग्राउंड में टच कर रहा है, सपोज VC, तो क्या होगा, हाफ m VC स्क्वायर। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, इसको फिर से देखते हैं, VC स्क्वायर क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर
प्लस 2GH पूरा हाइट कवर कर रहा है, तो U तो 0 है, तो क्या होगा VC² इक्वल टू 2GH पुट कर दो, तो क्या बचेगा हाफ M 2GH 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या mgh इक्वेशन 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में भी क्या था mgh, इक्वेशन 2 में भी mgh, इक्वेशन 3 में भी क्या mgh। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि हर एक पॉइंट में क्या एनर्जी कंजर्व थे। अब यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट आएगा जो क्लास 10 पे नहीं था, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो देखो हमने देखा ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हर जगह पे क्या था एनर्जी कंजर्व था। ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी के ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था बॉडी के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फिर। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा सर, बहुत सिंपल है, डेफिनेशन कैसे देंगे देखो। सपोज तुम एक काम कर रहे हो, कोई वर्क डन कर रहे हो, और तुम देख रहे हो कि तुमने जो वर्क डन किया है उसका अमाउंट तुम्हारे बॉडी के फॉलोड पथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है तुम पहले कहाँ पे थे और बाद में कहाँ पे हो। एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम जो मैंने वो पेन वाला एग्जांपल दिया था, कितना वर्क डन था mgh, है ना। तो थोड़ा ना सोचो, सपोज ये ग्राउंड है और तुमने पेन को यहाँ तक ऊपर ले आया है h हाइट तक, तो कितना वर्क डन होगा mgh। अब सोचो तुम इस पेन को सीधा लेके आए हो या तुम इस पेन को ऐसे घुमा 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 के ऐसे घुमा के पूरा यहाँ तक लाए हो। इन दोनों केस में क्या वर्क डन अलग होगा? आंसर इज नो, क्योंकि तुमने उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था और तुमने इसको कहाँ पे फाइनल पॉइंट रखा, यहाँ पे। तो यानी अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे रुका है, हाँ कहाँ पे लिखूँ, इधर देख दो, सपोज ये ग्राउंड है, तुमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लाए हो, तो ये हाइट h है, तो भाई इसका वर्क डन ऑलवेज u क्या होगा, mgh होगा। और लेकिन सब तुमने इसको सीधा नहीं ले गए, हाँ तुमने सीधा नहीं ले गया, तुमने क्या किया, इसको पैसे घुमा 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 ऐसे घुमा के यहाँ पर ले आए, उसमें क्या अलग वर्क डन होगा? आंसर इज नो। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, वेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द फॉलोड पथ, है ना। मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है हमने कैसे उसको ले गए, कहाँ से ले गए, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ वो पहले कहाँ पे था और बाद में कहाँ पे है। इसको बोलेंगे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी एग्जांपल्स होंगे जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, हाँ। तो ये भी थोड़ा डेफिनेशन और एग्जांपल्स याद रखना कि कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस है। देखो इसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑब्वियसली डेफिनेशन क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो फॉरवर्ड पथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, मतलब कहाँ से ले जा रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, ये कैसे ले जाना है उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। जैसे सपोज मैं अगर इस बोर्ड के एग्जांपल दूँ, सपोज मैं इस पेन को यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले गया मैंने सीधा, तो इसमें एक वर्क डन हुआ। लेकिन इसी को मैं अगर ऐसे घुमा 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 के ले जाता, यहीं पे ले आता, तो वर्क डन सेम होता? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इस बोर्ड के ऊपर फ्रिक्शन काम कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो यानी इतना याद रखना, जब भी कोई डिसिपेटिव फोर्स होगा, डिसिपेटिव फोर्स मतलब जो फोर्स वर्क हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी लॉस करता है, इन दैट केस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो जितने भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस पे अप्लाई होता है। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, इसको हम लोग डायरेक्टली सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव में अप्लाई नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। मैंने बोला डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये नहीं बोला कि कंप्लीटली नहीं कर सकते। अगर तुमको यहाँ पे भी उस वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ओबे करना है, भाई अप्लाई करना है, तो तुमको वो जो लॉस वर्क डन है, लॉस्ट हो गया जो हीट के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से, उसको तुम ऐड करो, देखो टोटल एनर्जी सेम ही आएगा, है ना।
क्लियर है? तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव नया टॉपिक है, ये पूरा एकदम याद रखना क्लास 11 के लिए, यहाँ से आ सकता है। और ये जो देखो मैंने एक से फ्री फॉल वाला करवाया, तो तुम लोग थोड़ा बुक फॉलो कर लेना, वहाँ पे देखना कुछ और एग्जांपल्स भी होंगे जो इंक्लाइन प्लेन है। एक और एग्जांपल है गैस बलून का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गैस बलून जो होता है ना, देखो वो ऊपर की तरफ जाता है ना, तो एक बलून जब ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो उसका हाइट बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ता है, तो फॉलो करना। तो वहाँ पे देखो थोड़ा लग रहा है कि अपेरेंटली कि ये लॉ वायलेट कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन को, क्योंकि हाइट बढ़ रहा है तो उसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो दोनों पॉसिबल कैसे है कि पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, काइनेटिक भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल क्या देखते हैं कि एक अगर कम हो तो दूसरा इंक्रीज होगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो जब बॉडी ए से सी तक पहुँच रहा था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था। ये तो पॉसिबल नहीं है कि पोटेंशियल भी कम हो रहा है तो काइनेटिक भी कम होगा, या फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक भी बढ़ेगा। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, एक एनर्जी कम होगा दूसरा इंक्रीज होगा। लेकिन फॉर द केस ऑफ गैस बलून यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका हाइट भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो इसमें लग सकता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। कर पाओगे? इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। और किसी को अगर आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल देना, सही है गलत होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो थोड़ा देख लेना। और ये था देखो फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास 11। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आएगा, फिर से 2 महीने बाद नहीं आएगा, तो इस थोड़ा डिले हो गया था। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।